अगर आपको दुनिया में इंडिया छोड़ के कहीं पर भी बिजनेस चलाना है तो उसके लिए आपको चाहिए टैलेंट। लेकिन अगर आपको बिजनेस इंडिया में चलाना है तो टैलेंट के साथ एक पी भी चाहिए, वो है पॉलिटिक्स। बाईजूस का तो सीन आपने देखा है ना, करेक्ट। ईच एपिसोड का okay. सबका कुछ कुछ रेट कार्ड है, ठीक अच्छा। है, तो सबको एक पे रहता है। हाँ। इन मोस्ट ऑफ द केसेस उसी रेट कार्ड का जो क्यूमुलेटिव अमाउंट बनता है उसी को ये लोग इन्वेस्ट करते हैं कुछ कुछ कंपनीज में। अच्छा। तो नेट सम इनके जेब से कुछ नहीं जा रहा है। तो उन्होंने यही ये पेटीएम के केस को ही देख के बोला था कि अच्छा ऊपर से चाइनीज इन्वेस्टर्स भी लेके रखे हैं। चाइना अगर बीच में आ गया है तो याद रखिए इंडियन ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस विल नेवर टॉलरेट चाइनीज इंटरवेंशन इन एनीथिंग। कि ज़ीरोधा अपने आप को पब्लिक क्यों नहीं करा? बिकॉज दे आर ट्राइंग टू यूज डोनाल्ड ट्रम्प स्ट्रेटेजी। ये ज्यादा रिवील कर दे रहा हो लेकिन शायद उनको अरेस्ट करने का वारंट है ऑन लैंडिंग। नमस्कार दोस्तों, फाउंडर ज्ञान के नए इंटरव्यू सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जो इन्वेस्टर भी हैं, ट्रेडर भी हैं, साथ में एक जबरदस्त कंटेंट क्रिएटर है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे स्टार्टअप्स के पीछे का काला सच, कैसे फंडिंग रेज होती है, पैसे किस चीज़ में यूज़ होता है, कहाँ मिसयूज होता है, सब कुछ डिटेल में आपको समझ आएगा कि जो दिखता है वो एक्चुअल में होता नहीं है। तो वेलकम अभिषेक टू फाउंडर ज्ञान। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ओवर हियर। होपफुली काफी वैल्यू ऐड करेंगे। स्टार्टअप्स में आपको पता है सब जमाने भर से लॉस हैं, अब इन्वेस्टर्स ने भी माथा टेक लिया है अब बिल्कुल कि भैया ये कब बनाएगा प्रॉफिट है, कब आएंगे करण अर्जुन जो हमने भेजे थे। बिल्कुल। तो यहाँ पे अभी हमने देखा कि जोमेटो के फाउंडर दीपिंदर ने आई थिंक एस्टन मार्टिन 4 करोड़ की गाड़ी ली। 4.5 करोड़। 4.5 बताओ। जस्ट आई थिंक अभी एबिटा पॉजिटिव हुए हैं, ओवरऑल भी प्रॉफिटेबल नहीं है। तो सवाल ये कि क्या ये जो प्लेटफॉर्म फी वही फी से गाड़ी आ रही है, एक्चुअली पैसा आ कहाँ से रहा है? यार देखो, जोमेटो तो क्लासिक केस स्टडी है ये। मतलब सच बताऊं ना तो आप और मैं बैठ के एनालाइज करेंगे ना तो इसमें हर बार कोई ना कोई नया एंगल निकलेगा। बाय द वे, जोमेटो की पूरी जर्नी में 3 बार ऐसा समय आया है जब इनके पास कैश क्रंच हो गया था। हाँ। आप अगर ध्यान से इसको एनालाइज करोगे, स्टार्टिंग में हुआ था, बीच में हुआ था और कोविड के टाइम पे भी एक बार बीच में हुआ था। हाँ। तो आप लोगों को बता दो कि क्यों जोमेटो के ऊपर इतनी ज्यादा नजरें हैं। सबसे पहले तो ये जो फूड एग्रीगेटर वाला मार्केट है ना, डुओपोली बन चुका है इंडिया में। करेक्ट। एक अपना जोमेटो, दूसरा स्विगी है, बाकी सबको तो ये खा चुके हैं। मतलब किसी ने इसको ले लिया, आई थिंक फूड पांडा, और ये हाँ, फूड पांडा को ओला ने लिया था, बट ओला ने खुद ही फूड ऑपरेशंस बंद कर दिया। फिर टाइनी आओ, ये सब मतलब इधर उधर सब एक दूसरे को खा गए, बचे ये दो है। हाँ। तो अभी सीन क्या हो रहा है कि जो आपने सवाल पूछा है, मेरे को लगता है ये फूड एग्रीगेटर के बेसिस पे नहीं जीतेंगे ये गेम, ये जीतेंगे डेटा। जो बोलते हैं ना आज के टाइम पे डेटा इज द फ्यूल। तो इनके आगे चल के, तो एग्जाम्पल के तौर पे आपने इनके सीईओ की बात करी, तो जोमेटो के सीईओ एक चीज बोलते हैं कि उन्होंने एक एक्विजिशन किया था। बताइए कौन सा एक एक्विजिशन किया था? ब्लिंकिट। हाँ। वो कहते हैं कि यार ब्लिंकिट पे लोग सोचते हैं कि ये अभी हमारा इतना सब्सटैंशियल रेवेन्यू नहीं बना रहा है, लेकिन आने वाले 10 साल में ये जोमेटो से ज्यादा रेवेन्यू हमको जनरेट करके देगा। तो ये उनको इतना ज्यादा भरोसा है एंड स्लोली दैट इज आल्सो प्रोग्रेसिंग। तो मुझे क्या लग रहा है कि इनके सीईओ बड़े स्मार्ट होंगे, वो धीरे धीरे करके अपने बिजनेस मॉडल को स्विच करेंगे। अब देखो इन्हें डिपेंडेंसी कैसे बना ली कि पहले तो इनने वो डिलीवरी चार्जेस फ्री रहते थे, धनाधन जैसे ही 2 रुपए 4 रुपए, अब आप तो देख लो कभी कभार तो ऐसा लगता है खाने से महंगा उसकी डिलीवरी चार्जेस है। और अब प्लेटफॉर्म फी है, सारे डिस्काउंट तो प्लेटफॉर्म फी पे चलेंगे। बिल्कुल चलेगा। तो इन्होंने पहले ये गेम खेल के क्या किया पता है? इन्होंने गोल्ड बेचना शुरू कर दिया। हाँ। पहले जितने गोल्ड बिके थे उससे करीब 3 से 4 गुना ज्यादा गोल्ड बिक गए। हाँ। तो वहां से एक सब्सटैंशियल चंक ऑफ रेवेन्यू इन्होंने बनाना शुरू कर दिया। दूसरी चीज अगर आप देखोगे कि पहली बार Q3 या Q2 में ये लोग नेगेटिव से पॉजिटिव में एटलीस्ट आए। हाँ। ये लोग तो मतलब नेगेटिव ही चलता था, पॉजिटिव आए। क्योंकि इनके लास्ट टाइम प्रॉब्लम क्या हो गया था कि एक बीच में इनकी फंडिंग आने वाली थी, आज से 2-3 साल पहले की बात है, ठीक है। और उस समय पे ये फंडिंग आने वाली थी चाइनीज इन्वेस्टर्स थ्रू, ठीक है। जब फिर वो पंगा हो गया चाइना इंडिया चाइना का वो पंगा हो गया, तो उस चक्कर में उनका ये फ्रीज हो गया कि भैया अब तो पैसे नहीं आएंगे। तो ये बिल्कुल फंस गए वहां पे। तो इन्होंने फिर, आपको अगर ध्यान होगा कि ये ऊपर की वैल्यूएशन पे नहीं, अंडर वैल्यूएशन पे फिर रेस किया था। कि भैया पैसे तो चाहिए अभी बर्न करने के लिए, क्योंकि आई थिंक उनके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स ने बोला कि या तो आईपीओ करो या हम ये शेयर्स बेचेंगे, तो उनको करना पड़ा। और आईपीओ ने उनको स्टेलर एक वो दे दिया। पर अब आईपीओ के बाद मार्केट में तो वो गिरा, लेकिन वापस ऊपर इसलिए चल रहा है क्योंकि मार्केट में अब एक परसेप्शन बना। पहले तो डुओपोली, दूसरी चीज है कि हाँ ये प्लेटफॉर्म फी ये चीज ही करेंगे, तीसरा इनके सीईओ पे लोगों को भरोसा हो रहा है कि भैया ये। अब आपकी बात करते हैं कि वो गाड़ी कहां से आई है, वो तो खैर काफी विवादित हो जाएगा, लेकिन जो इन्होंने जोमेटो के सीईओ ने एस्टन मार्टिन ली है, वो तो नो डाउट वो प्लेटफॉर्म फी के ही पैसे से आई है। इट इज नॉट फ्रॉम हाई एंड प्रॉफिटेबिलिटी।
टेक्निकली आई डोंट थिंक सो कि ये बहुत ज्यादा सही भी है, अगर लो भी तो फिर मतलब मेरे हिसाब से आई थिंक उन्होंने अपने शेयर सेकेंडरी मार्केट में बेच के वो करके वो के अच्छा, ये जस्ट बिकॉज आपने ये कहा है तो मैं एक जनरल सबको बता देता हूँ स्टार्टअप वालों का। सारे स्टार्टअप वालों को क्या लगता है कि यार ये बेचारे फाउंडर इतने मेहनत करते हैं और उसके बाद भी सिर्फ सैलरी ले रहे हैं। एक जो फाउंडर रहता है ना वो यूजुअली तो यही वाली चीज जो आपने बताई ना कि ये जो स्टेक थोड़ा सा डाइल्यूशन होता है, यही आप थोड़ा समझा दीजिए। तो एक्चुअल में लोगों को लगता है कि मान लो फाउंडर कोई बोलता है कि भाई मैं 15 लाख सैलरी लेता हूँ, आप गेस कर सकते हो। कोई बोल रहा है कि मैं 24 लाख लेता हूँ, कोई बोल रहा है ये। बट एक्चुअल में इनका पैसा वो 15 लाख 24 लाख से थोड़ी चलता है। एक्चुअल कहाँ से ला रहे हैं? तो इसका एक सिंपल सा अभी लेटेस्ट एग्जांपल लेते हैं। लोग कमेंट्स में गेस करेंगे कौन सी कंपनी का नाम है, हम नाम नहीं लेते, ठीक है, लेट देम गेस। तो एक हस्बैंड वाइफ है, उन्होंने एक बहुत बढ़िया सा स्टार्टअप बनाया, काफी सारे पॉडकास्ट में जाके इंटरव्यूज दिए और काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन करी, ठीक है। वैल्यूएशन बहुत अनशर्ड उनका चलने लग गया, आईपीओ भी आया था, कुछ पापा मार्स, मैंने नाम चेंज कर दिया है, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने लेके आए। अब अगर आप देखोगे कि उसमें जो लेडी थी जो सबसे ज्यादा रिप्रेजेंट करती हैं, वो हार्डली अब कुछ स्टेक होल्ड करती है उस कंपनी में। आई थिंक सो 3 या 4% होल्ड करती है, उससे भी कम है, करेक्ट। अच्छा, मतलब आप समझ गए हो कौन सा है, उससे भी कम है। और उनके हस्बैंड थोड़ा करते हैं, डबल डिजिट में हल्का पुल्का करते हैं, ठीक है। लेकिन आपने अगर वो न्यूज देखी होगी कि जब इनने अपना इशू लेके आए थे तो इनने 200 करोड़ तो इनकैश कर लिए। अब इसके बाद एक बात बताओ, आपके अकाउंट में 200 करोड़ आ गए पोस्ट टैक्स, चलो भैया आपके पास 140 करोड़ भी आ गए, उसके बाद मैं जीवन भर अगर 10 लाख रुपए सैलरी भी लूं, 15 लाख भी सैलरी, क्या फर्क पड़ रहा है? आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड उस 140 करोड़ को मैं अगर 10% के हिसाब से भी कंपाउंडिंग का कोई इंस्ट्रूमेंट, मैं शेयर मार्केट भी नहीं बोल रहा हूँ, एफडी, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट कुछ भी कर लो तो मेरा तो लाइफ सेट ही है ना एक तरीके से। तो काफी सारे लोगों को लगता है कि इट इज द सैलरी थ्रू विच, देखिए सैलरी के केस क्या होता है, ओनली इन बूटस्ट्रैप्ड कंपनी दैट बिकम्स, और उसमें तो वो डिजर्व करते हैं। जैसे हमारे जीरोधा के फाउंडर, जीरोधा तो वो 100 करोड़ वो करेंगे यार, बिकॉज दे डोंट हैव एनी अदर मींस, ना इन्वेस्टर का पैसा जला सकते हैं क्योंकि इन्वेस्टर है नहीं, ना उन्होंने लोन वाले लेके रखे हुए किसी और के बंद करने, ना लिस्टेड। करेक्ट, मतलब अगर जीरोधा ने 2000-4000 करोड़ का रेवेन्यू किया है, 100 करोड़ का इतना, तो सैलरी आराम से ले सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, एंड प्रॉफिटेबल है यार, तो वो तो बिल्कुल कर सकते हैं। और जीरोधा के केस में ये भी देखिए कभी, अच्छा बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट जीरोधा, मेरे को बहुत हाई फीलिंग रहती है कि जीरोधा अपने आप को पब्लिक क्यों नहीं करा, बिकॉज दे आर ट्राइंग टू यूज डोनाल्ड ट्रम्प स्ट्रैटेजी। अब डोनाल्ड ट्रम्प क्या करता है, देखिए डोनाल्ड ट्रम्प की एक बड़ी खास बात है, डोनाल्ड ट्रम्प की मैक्सिमम कंपनीज, इनफैक्ट 99% कंपनीज आर नॉट लिस्टेड। हाँ, ठीक है। अब सामने वाला सोचेगा क्यों नहीं लिस्टेड है भाई, इतना पुराना बंदा है, रियल एस्टेट का मुगल है ये, तो उसको बोलते हैं ना यूएस का रियल एस्टेट का बादशाह कहते हैं। उसका सिंपल सा, उसको पता है जिस दिन वो लिस्टेड होगा वो पब्लिक स्क्रूटिनी में आ जाएगा। रियल एस्टेट का तो बिजनेस ही वैसे काफी डामाडोल वाली चीज, एंड हर क्वार्टर में आपको ग्रो करना है, रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, हर चीज, बिकॉज यू आर आंसरेबल ना। आपने शेयर्स फ्लोट कर दिए पब्लिक को तो आप आंसरेबल हो जाते हो। तो वही चीज ये लोग कर रहे हैं। अब एक बात बताओ, इसको दूसरा एंगल लेते हैं, लेट्स से जीरोधा ने अपने आप को लिस्ट करवा दिया होता, अब दोनों भाइयों को इतना पसंद है जीरोधा, जल्दी वो डाइल्यूट तो करते नहीं। लेकिन अब अगर वो 100 करोड़ का अपना सैंक्शन करते तो हो सकता है बोर्ड में थोड़ी चहल पहल होती, दो सवाल होते कि अच्छा रुको और बढ़ाओ और बढ़ाओ और बढ़ाओ। और अगर किसी क्वार्टर में, मान लो 2 क्वार्टर में, देखिए शेयर बाजार में ब्रोकर्स का बिजनेस तभी चलता है जब मार्केट अच्छे बुल रन में हो। जब मार्केट साइडवेज में अगर 1-8 साल चले जाएगा या नेगेटिव में चले जाएगा, जैसे अभी स्मॉल कैप्स के साथ हो रहा है, अगर स्मॉल कैप 6-8 महीने भी ऐसे रह गए, मतलब हम जब रिकॉर्ड कर रहे हैं तो स्मॉल कैप्स नीचे आए, अगर 8 महीने नीचे रह गए ना, मैं बता रहा हूँ ब्रोकर्स का बिजनेस थोड़ा डेंट हो जाएगा। तो जस्ट इमेजिन अगर जीरोधा के साथ कभी ऐसा हो जाए, तो उस समय पर अगर इन्वेस्टर्स होते बोलते भैया तुम किस लिए ले रहे हो, करेक्ट, आप पे कट लो, तो दे डोंट वांट टू गेट इनटू हसल, व्हाई टू आंसर समबडी। एंड आई थिंक क्योंकि वो वन ऑफ द टॉप प्लेयर्स है ही मार्केट में, तो वो अपने हिसाब से रन कर सकते हैं। क्यों बैठ के हर क्वार्टर में समझाऊं मैंने ये क्यों किया यार, क्यों किया, तो अर्नब मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि देखो मैंने भी इन्वेस्ट किया है 11। नहीं, सबसे बड़ी बात, अभी आराम से बैठे हमारे एक उनके को-फाउंडर पॉडकास्ट कर रहे हैं, आप लिस्टेड कंपनी में बैठ के 8-8 घंटे, एकदम बेस्ट चीज बताई है। 8-8 घंटे का कौन पॉडकास्ट करने लगा बोर्ड में, तो वो जो फ्रीडम है कि भैया 8 घंटे का पॉडकास्ट करो, फिल्मी हीरोइंस के साथ घूमो, नाचो गाओ, अपना ये करो, जिसको जो बोलना है करो, चेस खेलो, चेस में जैसा भी जीतो, ये आज कोई बोल नहीं रहा, लिस्टेड हो। अच्छा जस्ट इमेजिन करो, वो चेस वाला आपको याद होगा कुछ कंट्रोवर्सी हुई, एंड देखिए कंट्रोवर्सीज आर अ पार्ट ऑफ एनी फेमस पर्सन, एज सिंपल एज दैट। अगर आप पे कंट्रोवर्सी नहीं हो रही मतलब आप फेमस नहीं हो, क्या पता खुद भी कर रहे हो सो दैट वापस लाइमलाइट पे आ पाए। एब्सोल्युटली नहीं, लेकिन अब मैं इस बात को थोड़ा आप पे भी लाऊंगा कि अगर आप पे कंट्रोवर्सी नहीं हो रही मतलब आप फेमस नहीं हो रहे। तो आजकल अर्नब की भी फोटो कहीं मैंने देखी है, तो अर्नब भी वैसे फेमस तो हो ही रहे। मैं अगर इसी चीज पे बताऊं तो ये आपने बहुत बखूबी बताया, दो फ्रीडम जो रहती है। तो मैं ना सबको कहना चाहूंगा कि आजकल सब लोग फंडिंग पे भागे जा रहे हैं। भाई साहब, फंडिंग का सबसे क्लासिक एग्जाम्पल अपन चाहिए तो आगे डिस्कस कर लेंगे, एक कौन सा है अपना
समझ गए ना, समझ गए। दुनिया का सबसे बड़ा एड टेक, हाँ जो चलो नाम तो उसका ले ही सकते हैं, करेक्ट, हाँ तो बायजूस, हाँ। तो बायजूस का तो सीन आपने देखा है ना, करेक्ट, फंड मतलब आप अगर उनके इनिशियल वीडियोस देखेंगे, जब वो आई थिंक 2010 के, जब वो अकेले बैठ के फुल स्टेडियम को पढ़ाते थे, बंदा देखता था, इंस्पायर होता था, मोटिवेट होता था, क्या मजा आता था। बिल्कुल। एंड क्या लोग होता है कि भाई एक टीचर का बेटा इतना बढ़िया पढ़ा रहा है, शाहरुख खान को एम्बेसडर बना दिया। हाँ, और स्टेप बाय स्टेप उन्होंने ग्रो किया, सबने देखा। उसके बाद ऐसा रॉकेट बनाया कि खुद ही निकल गए ऑर्बिट पे। यार बायजूस ऐसी कंपनी थी, पीक वैल्यूएशन $22 बिलियन का था। हाँ। आज $400 मिलियन नहीं मिल रहे सारे, हर दूसरे दिन तो ये बिक गया, वो बिक गया, एक घर चले गया। आप बिलीव नहीं करोगे, जो राइट्स इश्यू हो रहे हैं ना, उसका राइट्स इश्यू हो जा रहे हैं, बट वो एक्सेस टू कैपिटल उनके पास नहीं है। वो अपने एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं दे पाए हैं, ये जो हाँ, ये तो मैंने सुना, क्योंकि फाउंडर ने बोला कि भाई राइट्स इश्यू तो हो गया, बट वी डोंट हैव एक्सेस टू दैट कैपिटल। ये देखो, ये जब $22 बिलियन की कंपनी को 400 मिलियन में लेके वो उठा रहे फंड, तब भी वो कैश उनको नहीं मिल रहा है यार। पर बायजूस ने ना वैसे गलतियां करी हैं। नहीं, तो आई फील जो आपने वही बोला कि जब आप इन्वेस्टर ले आते हो, इन्वेस्टर पैसे कैसे कमाता है कि नेक्स्ट इन्वेस्टर को इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके, और इसमें प्रॉफिट तो चाहिए नहीं, मुझे रेवेन्यू दिखा के करना है। एब्सोल्युटली। तो यही चलते चलते कहीं पे तो आखिरी वाला इन्वेस्टर बोलेगा कि भैया अब आईपीओ करना है, और आईपीओ में प्रॉफिट आ जाता है, उससे वो दूर दूर तक नाता नहीं है। तो इसमें सीन क्या हो जाता है, नहीं आजकल तो विदाउट प्रॉफिट वाले भी आईपीओस थोड़े आए हैं, ठीक है, बट वो फिर हमारे से पेटीएम और इन सब नहीं तो इसमें सीन क्या हो जाता है अर्नब, इसमें ना एक लक्ष्मण रेखा रहती है। हाँ। बायजूस वो लक्ष्मण रेखा जस्ट क्रॉस करने वाली थी, हाँ। उसके पहले सारे प्रॉब्लम्स आ गए। करेक्ट। ऐसा नहीं था कि जोमेटो के इसमें नहीं आया था, जोमेटो ले लो, पेटीएम ले लो, प्रॉब्लम्स दिख रही थी, लेकिन वो सही टाइम पे सही जगह से जंप कर दिया, वो लक्ष्मण रेखा को क्रॉस कर दिया, आईपीओ निकाल दिया। तो सारे इन्वेस्टर चलो ठीक है भैया, अपना काम तो निकल गया। अभी जैसे पेटीएम की आप बात कर रहे हो, तो पेटीएम के इनिशियल इन्वेस्टर तो पैसे निकाल के बैठ गए, लोग रो रहे हो वॉरेन बफेट का नुकसान। अरे भैया वो 540 करोड़ रुपए कमा के निकल चुके हैं, वो अक्टूबर में निकल गए थे लोग। उनका नुकसान का एक तो पहली बात वो 100 बिलियन उनकी नेटवर्थ है। हाँ, एक तो उसपे यार आप क्या बात कर रहे हो। उसके बाद वैसी मतलब सेवरल बिलियन तो इन कैश है। यार मैं एक चीज बताता हूँ अर्नब, जितने भी प्री सीड इन्वेस्टर होते हैं ना, आईपीओ अगर आ रहा है ना, दे विल नेवर बी इन लॉस। हाँ, पहली बात ये जो प्री सीड और सीड इन्वेस्टर है, ये आईपीओ तक रुकते ही नहीं है, ये सीरीज ये तो निकल ही जाते हैं, निकल जाते हैं, बिल्कुल निकल जाते हैं। इनफैक्ट जो आपने बोला कि जो हमारे अर्थ है, पापा अर्थ है, इन्होंने तो आईपीओ में निकाला, मतलब एग्जिट लिया। आजकल ऐसे फाउंडर्स हैं, सीड फंडिंग में उन्होंने लिया, सीरीज ए राउंड में उन्होंने अपने सेकेंडरी शेयर्स बेच के। तो ये वाली चीज तो मैं भी अपने काफी उसमें करने वाला हूँ, बट बिकॉज यार मेरे लिए वो सेंसिबल रख रहा है। व्हाई शुड आई वेट फॉर दैट बिग जेस्टेशन पीरियड? आप तो चलो इन्वेस्टर हो, आपको तो सेंस बनता है कि भाई जब मुझे मौका मिले मैं निकलूंगा। बट अगर मैं फाउंडर हूँ, मैं तो कमिट होना चाहिए ना कि एटलीस्ट मैं आईपीओ। अच्छा, आप फाउंडर का बोल रहे हो? हाँ, फाउंडर सीरीज ए सीरीज बी में सेकेंडरी में निकल रहे हैं। तो अब मैं क्या बोलूं? हाँ, और जब सीरीज सी सीरीज डी होता है, तब तक लंका लग चुकी होती है। आई थिंक बिकॉज आप ये बोल रहे थे कि शायद बंसल्स के साथ भी ये हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। फ्लिपकार्ट में सचिन बंसल नहीं निकल गए थे? नहीं, सचिन बंसल उसके बाद निकले थे, जब वॉलमार्ट ने खरीदा। अच्छा, वॉलमार्ट खरीदने के बाद निकले हुए थे। और बट उनके सबसे स्मार्टेस्ट मूव था वो, ऑलमोस्ट अराउंड द पीक वैल्यूएशंस पे निकले थे। आई थिंक $8 बिलियन कुछ वैल्यूएशन चल रहा था उस टाइम पे। एंड बिली बंसल को जबरदस्ती निकाला गया, जो कि आपको यार देखो सिंपल सा था, सचिन बंसल ने बढ़िया माइंड लगाया। उन्होंने एग्जैक्टली अगले दिन पेपर में छपा दिया, मेरे को बड़ा दुख हो रहा है, $1 बिलियन भले ही आ गया। भैया $1 बिलियन तुम्हारे बैंक अकाउंट में आ जाता है ना, जब लिक्विड दिखता है, तो मेरे को तो कभी दुख नहीं होगा उस हिसाब से। बट मेरा दोस्त है बिनी, वो अच्छे से संभालेगा ये वो करके। बाय द टाइम बिनी केम इनटू द हेल्म, फिर तो वही जो आपने बोला। अगेन कमिंग बैक टू बायजूस, तो बायजूस का देखो, बायजूस तो मेरे को एक और चीज लगती है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि बायजूस का जो पूरा सीन हुआ है, ठीक है, इसमें किसी ने फायदा नहीं हुआ। एक एंटिटी ने सबसे ज्यादा फायदा उठाया, वो कौन से थे? व्हाइट हैट जूनियर वालों। भाई साहब, आप बिलीव नहीं करोगे, आई थिंक 10 मिलियन उन्होंने टोटल फंडिंग उठाई होगी। उन्होंने 300 करोड़ कैश में, उनके फाउंडर ने बोला भाई तुम स्टॉक ऑप्शन, जैसे ब्लिंकिट का जो एक्विजिशन हुआ है, जोमेटो का शेयर स्वैप हुआ है, ब्लिंकिट के फाउंडर्स को कैश नहीं मिला है कुछ, ठीक है, तो शेयर स्वैप। यहाँ पे व्हाइट हैट ने बोला भाई तुम मुझे कैश दो, तुम फिर अपना बढ़िया चलाना। वो फाउंडर बहुत मस्त है, मतलब उसकी क्लैरिटी बहुत है। तो वो क्या करता है, हर काम सिर्फ 4 साल में करेगा। इससे पहले वो अपना उसका सीईओ था, आपका जो नेटजियो है ना, उसका सीईओ था। हाँ, तो उसका सीईओ था, फिर इसमें है 4 साल ही वो काम करता है, ठीक है। 2 साल में एग्जिट ले लिया, 2 साल बायजूस में रहा, और क्योंकि वो सक्सेशन प्लान के लिए, उसके बाद कैश सारा आ गया, वो कोस्टा रिका चला गया।
बोलिए। हाँ, वो तो घूमने निकल लिए बाहर। हाँ, कोस्टा, और अभी आई थिंक गोवा में है, बट उन्होंने इतना बिल्कुल बुल रन में इनको समझ बोला कि भाई ऑफ कोर्स $320 मिलियन की आई थिंक सो ये डील हुई थी टोटल, है ना? 320 मिलियन रुपीस होगा। मिलियन नहीं, रुपीस तो नहीं होगा, ये डॉलर्स थी। मुझे लग रहा है 300 करोड़, नहीं 300 मिलियन डॉलर, आई थिंक सो। $320 मिलियन वाज द एंड प्राइस। और सबसे मजे की बात है, आप सोचो $320 मिलियन की डील गूगल मीट पे 2 बार मीटिंग करने के बाद हुई है, और $100 मिलियन से तो फाउंडर को मिला। एग्जैक्टली। तो भाई सबसे ज्यादा फायदा में तो ये फाउंडर है, और दूसरा हमारे आकाश इंस्टीट्यूट वाले। आकाश, हाँ, आकाश ने काफी बड़ा बना दिया था। चलिए, आकाश ने तो मेहनत इतने सालों में करी है, वो तो भाई वो लग रहा है कि मैं इनफैक्ट बोलूंगा आकाश की वजह से अभी तक बायजूस सस्टेन कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं तो आप सस्टेन करना। बट बायजूस का पता है, मेरे को लगता है तीन प्रमुख मिस्टेक्स थी जो बायजूस की तरफ से हो गई। एक तो ये जो इन्होंने बहुत सारे एक्विजिशंस कर लिए जो अननेसेसरी थे। एक्चुअल में जो फायदा सारे एडटेक फाउंडर्स को इसलिए हुआ पैंडेमिक में, सारे एंड टू एंड सारे एडटेक स्टार्टअप्स को या तो अनअकैडमी या बायजूस ने रेस लगा के कौन और कितने जल्दी खरीद रहा है किसको, और जो वहां पे एक्वायर नहीं हुए वो सारे खुद अब बंद हो गए। सब बंद हो गई, ये या तो एक्वायर हो गए या बंद हो गए। वो वही होता है ना यार, बैटलफील्ड में जब 2 जन बॉम्ब फेंक रहे हैं ना, तो या तो तुम एक साइड ले लो, बीच में रहोगे तो तुमको तो निपटना है। तो वही वाली चीज हो गई यहाँ पे। तो यहाँ पर वही हो गई कि एक तो मैसिव एक्विजिशन, दूसरी चीज है इनके रेवेन्यू कैलकुलेशन में बड़ा मिस्टेक था। अभी कैसा होता था बायजूस में कि लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक स्टूडेंट एनरोल करता है, तो ये स्टूडेंट एनरोलमेंट का मान लो टोटल फीस है 2 लाख रुपए, जो कि वो इंस्टॉलमेंट में देने वाला है 4 इंस्टॉलमेंट पे ओवर अ पीरियड ऑफ 2 इयर्स पे देगा, ठीक है। मान लो 3 महीने के अंदर वो स्टूडेंट छोड़ जाता है, ठीक है, इंस्टॉलमेंट पे, तो भी इनके बुक्स में रिकॉर्ड हो रहा था वो 2 लाख रुपए के हिसाब से। तो वो 2 लाख रुपए कहाँ आपके पास रियलाइज हो रहे, इस तरह से मल्टीपल हुए। सेल्स प्रेशर इतना पड़ रहा हुआ है, कुछ लोग खुद के ही चेक काटे जा रहे हैं। बट वही तो कितने काटोगे? एग्जैक्टली। तो वो एक बहुत मिसकैलकुलेशन और सेल्स प्रेशर बन गई। और वो तीसरा जो मैंने आपको बताया, एक तो मिसकैलकुलेशन हो गई, एक तो बहुत एक्विजिशन वाली ये चीज हो गई, और तीसरी चीज है यार, फाउंडर को सही समय पे सही स्टेप्स लेने चाहिए थे। मेरे को लगता है कि जब तक एक प्रमोटर या मेन फाउंडर है ना, वो सही समय पे आके एक स्टेप अप नहीं ले, ही इज अ वेरी गुड एजुकेटर, मैं इसमें कोई डाउट ही नहीं बोलता। मुझे जो लगता है ना, आई थिंक उन्होंने इक्विटी इतनी बेस दी थी एंड इन्वेस्टर प्रेजेंट ना, कि जो आखिरी वाला इन्वेस्टर है वो बोलेगा भाई मैं कहाँ जाऊं। ये इन्वेस्टर्स का गेम ना पूरा म्यूजिकल चेयर, पास करते को, लास्ट में जिसके पास म्यूजिक रुक गया, बॉल फंस गई, वो फंस गई। या तो तुम इन्वेस्टर को एग्जिट दे दो या फिर वो तुम्हें एग्जिट दे देंगे, जैसे कि आपने कुछ शार्क्स को भी देखा ही है। बिल्कुल है ना। बाय द वे, आप देखते हैं शार्क टैंक? हाँ, कभी देख लेते हैं, कुछ एपिसोड में। आपके तो इनमें ही काफी लोग आते रहते हैं शार्क टैंक के, आना जाना। कुछ एपिसोड इंटरेस्टिंग लगते हैं। ओके, बट इंटरेस्टिंगली एक फैक्ट बताता हूँ, आई थिंक सारे जो कंपनीज हैं जो आए हैं उनका आईपीओ होना है, एक्सेप्ट दीपिंदर, उनका आईपीओ हो गया, और सारों का आईपीओ होना है। किसी का भी, आप बोर्ड देख लिया आईपीओ नहीं हुआ, ओयो का आईपीओ नहीं हुआ, अनुपम मित्तल का तो वो रेवेन्यू ही नहीं डिस्क्लोज होता। तो इंटरेस्टिंग तो ये भी है कि जितने शार्क बैठे उनमें से प्रॉफिटेबल कितने हैं? कोई नहीं है, प्रॉफिटेबल तो नहीं है, बट इन सबको आईपीओ करना है, इसीलिए आप ये मान के चलिए पीआर एक्सरसाइज है। मैंने तो ये भी सुना है कि इन लोग, मतलब दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, तो क्योंकि मैं थोड़ा इन्वेस्टर सर्कल में भी पहचान है, तो दे गेट पेड फॉर ईच शो। ये जितने भी शार्क्स बैठे हुए हैं, अच्छा, ईच एपिसोड का सबका कुछ रेट कार्ड है, ठीक है। तो सबको एक पे रहता है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस उसी रेट कार्ड का जो क्यूमुलेटिव अमाउंट बनता है, उसी को ये लोग इन्वेस्ट करते हैं कुछ कंपनीज में। तो नेट सम इनके जेब से कुछ नहीं जा रहा है। तो काफी लोगों के दिमाग में सवाल उठता है ना कि ये शार्क्स तो खुद जीरो पे बैठे हुए हैं, इनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है? तो वही जो हमने पहले किया, सेकेंडरी सेल्स। ये एक तो पहले अपनी इक्विटी बेच रहे हैं। बिल्कुल। एंड अब तो इनफैक्ट जैसे एक मीम भी था कि यार सीजन 1 में इक्विटी डील होती थी, सीजन 2 में इक्विटी प्लस डेट आया, सीजन 3 में इक्विटी प्लस डेट प्लस रॉयल्टी आया, करेक्ट। सीजन 4 में इक्विटी डेट रॉयल्टी प्लस किडनी आएगा। यार ये ना ये केवल यूएस वालों को कॉपी कर रहे हैं, सच बताओ तो। यूएस का शार्क टैंक मैंने देखा हुआ है। अब देखो, मेरे को क्या एक मेरे को इशू कुछ भी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने इंडियन शार्क टैंक के एपिसोड कभी भी कोई भी नहीं देखा है, सारे रील्स पे देखे हुए। ओके, क्योंकि रील्स पे सब पता लग जाता है, दोगलापन है, वो मीम और वो वायरल सब पता लग, सारे मेन एपिसोड तो पता लग जाता है। जैसे आपके इसमें भी काफी गेस्ट आए, उनको आई नो बिकॉज ऑफ मल्टीपल रील्स या फिर आपके ही वीडियो से मेरे को पता लगता है, अरे हाँ यार ये भी आए, इनका ये प्रोडक्ट है, इनका ये चीज है। तो पर आप ये देखो कि किस प्रकार से यहाँ पर एक डिस्क्रिपेंसी हो जाती है शार्क टैंक की। बाहर वाले शार्क टैंक और इधर के में क्या डिफरेंस है? बाहर वाले शार्क टैंक है ना, वो उसके जितने भी बंदे हैं, केविन ओलियरी हो गए या फिर अपने मार्क क्यूबन, वो तो बिलियनर है, बिलियनर प्रॉफिटेबल है। केविन ओलियरी भैया, ही इज आल्सो रनिंग गुड इन्वेस्टमेंट फंड, वीसी वाले हैं, सारे जो हैं सब प्रॉफिटेबल हैं। यही मेरा पॉइंट है। सब
वो बिजनेस करते हैं, मतलब प्रॉफिटेबल बिजनेस कर रहे हैं, प्रॉफिटेबल बिजनेस, एंड इट इज लाइक दे हैव ग्रोन मल्टीपल बिजनेसेस। हाँ। आप सारे देख लो, डेमन जॉन, और सबने एक ब्रांड ऐसा बनाया हुआ है जिसको गली गली में हर बंदा जानता है। डेमन जॉन भी देख लो, उसने भी किया हुआ है, हर बंदे ने। एंड सबका फील्ड अलग है, कोई क्लोथिंग होगा, कोई टेक होगा, कोई और उधर आप देखोगे, उधर अगर क्लोथिंग ब्रांड हो रहा है, उधर अगर 5 क्लोथिंग वाले बंदे आते हैं ना, मतलब पिच करने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि मना कर देंगे कि भाई ये क्लोथिंग वाले क्यों। उल्टा उनको कोलैबोरेटिव अपॉर्चुनिटी मिलती है कि भाई तुम मेरा डेमेंट बोलता है, मेरे पे साथ भी है, मेरा सप्लाई चेन लो या फिर लाइसेंसिंग डील कर लेते हैं, इस तरह से ये चीज है। तो आप ये सबसे बड़ा डिफरेंस देखो कि इधर जो यूएस वाला शार्क टैंक है, मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट, इंडियन यूएस सब सही है, बट हम रियल डिफरेंस बता रहे हैं। यूएस वाला शार्क टैंक वाला अगर अपना एटीट्यूड या ईगो दिखाता है, इट मेक्स सेंस, बिकॉज उन्होंने अपने जीवन में एक्चुअल में उखड़ा हुआ है। अब क्योंकि यहाँ पे आपने देखा होगा जब कोई लॉस कर रहा हो तो स्टार्टअप या हमारे शार्क्स बहुत चौंक जाते हैं। एग्जैक्टली, बट वो तो आप भी लॉस कर रहे हो। और मैं यार देखो, अभी स्पेशली जो जिसने सीड फंडिंग या सीरीज ए ही उठाई है, उसको कौन सा है कि भाई लॉस प्रॉफिट करना है। सिंपल सा है, अभी हो सकता है हमको कुछ लोग हेट दें, मैं सिंपल है कि भैया तुम लोग विदेशियों की तारीफ करो, दिल पे हाथ रख के कसम खा के बोलना, आज से शार्क टैंक कितना टाइम हुआ अब चालू हुए? ये 3 सीजन हुए, 3 साल हुए। 3 साल हुए ना। 5 साल पहले इनमें से कितने शार्क्स को आप जानते थे? कमेंट्स में बताना, आपको आंसर मिल जाएगा। नहीं, ऑफ कोर्स शार्क टैंक आने से अवेयरनेस बढ़ी है, कोई डाउट नहीं है, बहुत लोग सब बहुत बढ़िया है। यंग 15 साल के बच्चे भी इंस्पायर हुए, हम वो बोल ही नहीं रहे कि एंड वो तो हमारी फील्ड को फायदा ही हुआ है कि एब्सोल्युटली सबके लिए, कंटेंट वालों के लिए भी फायदा, सबके लिए फायदा हुआ। तो हम ये नहीं कर रहे कि हम डिच कर रहे हैं, वो डिस कर रहे हैं, हम बस बता रहे हैं कि क्या और चीजें बेटर हो सकती थी, व्हाट आर द डिफरेंस। सिंपल सी बात है, जैसे एक सिंपल सी बात है कि मतलब कहने, मतलब ये छोटा मुंह बड़ी बात होती है, बट अ कपल ऑफ शार्क्स से ज्यादा इन्वेस्टमेंट मैंने करे हुए हैं स्टार्टअप्स में। ओके, ठीक है, एंड नॉट जस्ट मी, मुझसे 10 गुना ज्यादा और भी आसपास वालों ने करेंगे, जिनके आपने काफी इंटरव्यू किए होंगे, बोलते भी एज सिंपल एज दैट। और जैसे आई डोंट नो, क्योंकि मैंने आपके सारे एपिसोड्स नहीं देखे, आप मेरे को बताइए सही है कि नहीं है, क्योंकि मैंने ये सुना हुआ है। तो अभी बेसिकली मैं बताता हूँ, मैं एक आईआईटी गया था सेशन लेने के लिए, ठीक है। वहां पर तो आजकल हर आईआईटी में वो पिच डेक और ये थोड़ा ये वाला चलता है, तो उसमें वो जजेस यूजुअली क्या बुलाते हैं, जो शार्क टैंक के पार्टिसिपेंट्स होते हैं ना, जिनको फंडिंग अनाउंस की रहती है और बहुत वायरल चला रहता है, उनको बुलाया जाता है। तो मैं ऐसे 3-4 उन लोगों से मिला। तो अब टू बी ऑनेस्ट, मैं तो इतने सिर्फ चेहरे से पहचानता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया, मैंने रील शॉर्ट्स में देखा। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आप लोग तो सारे, मेरे को 4 में से 3 लोगों ने बोला कि भाई हमको स्क्रीन पे बोला था फंडिंग का, हमको फंडिंग नहीं मिली है। करेक्ट, हाँ, काफियों को नहीं मिली है। तो आई वाज लाइक यार 4 में से 3 बोल रहे नहीं मिली है, तो व्हाट इज दिस? इज इट ट्रू? हाँ, तो काफियों को फंडिंग नहीं मिलती है। शार्क्स का कहना है कि भाई हम ड्यू डिलिजेंस करते हैं, जो इन्होंने नंबर डिस्क्लोज किए वो नहीं किए। एंड कुछ ये भी होता है कि जो मैंने इनके पार्टिसिपेंट से बात करी, उन्होंने बोला कि भाई अगर हमारा शूट एपिसोड अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में हो रहा है, हमारा जो टेलीकास्ट मार्च में हो रहा है, ये मार्च तक हमें देंगे नहीं। अब मार्च में हमारे ऑर्डर्स इतने ज़्यादा हो जाएंगे, तब तक हमने बड़े वैल्यूएशन में और फंडिंग हमें कमिट हो चुकी है। तो दोनों साइड से समझ रहे हो, अगर मैं शार्क हूँ, सॉरी मैं वो पार्टिसिपेंट हूँ, ठीक है, मुझे कमिट हुआ कि भाई 20 लाख देंगे 5% स्टेक के लिए, ठीक है। मैं जाके उसके बाद मैंने नवंबर में एपिसोड हुआ, ठीक है, और मैंने और इम्प्रूवमेंट्स किया, फीडबैक जो शार्क्स ने दिया वो इम्प्रूव किया, सेल्स मेरी बढ़ने लगी। मैंने दिसंबर जनवरी को बोला कि भाई पैसे दे रहे हो क्या, ठीक है। इन्होंने बोला दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, ड्यू डिलिजेंस चल रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। मैं साइड बाय साइड अपना अलग पिच कर रहा हूँ। उस बीच में जनवरी से लेकर मार्च में मेरी सेल्स बढ़ गई, तो मुझे हायर वैल्यूएशन में किसी और इन्वेस्टर ने पैसे कमिट कर दिए। तो पहले 5 करोड़ का वैल्यूएशन मुझे शार्क टैंक में मिला था, बट 10 करोड़ में मुझे किसी ने कमिट करके पैसे ट्रांसफर कर दिए। ऑब्वियसली आई विल गो फॉर दैट पर्सन। तो अब ये शार्क बोलेंगे कि भाई अभी हमें को फंड करना है, बोलेंगे भाई अब तो 10 करोड़ की वैल्यूएशन हो गई। नहीं, बट बिकॉज द शार्क्स आर आल्सो वेरी क्लेवर। अगर आपने एक पैटर्न नोटिस कराया है, तो शार्क टैंक में सबसे ज्यादा डील कौन से टाइप के ब्रांड होते हैं? D2C। हाँ, इनफैक्ट ओनली मैं तो यही बोलता हूँ, शार्क टैंक में अगर आप एक सीड फंडेड D2C ब्रांड है तभी आपके लिए बेस्ट है, वरना नहीं है। हाँ, क्योंकि सीड फंडेड अगर है तो आपका एक वैल्यूएशन कैप लग गया, नहीं तो शार्क से कुछ भी मांगेंगे। बट दूसरा चीज है, शार्क को भी तो फायदा है। अब एक बात बताओ, आप एक शार्क हो, आपको पता है आपका ब्रांड बना हुआ है, आपको ये भी पता है D2C ब्रांड ऐसा है जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी जल्दी अपन निकाल सकते हैं। हाँ। प्लस हमारा ब्रांड इमेज जैसे लग जाएगा, और शार्क टैंक में इसकी फंडिंग है। आपने हर बार देखा होगा कि फर्स्ट 3 मंथ्स तो स्काई रॉकेट हो जाते हैं इन सारी चीजें। एंड ये वही है ना कि जिस दिन एपिसोड टेलीकास्ट होगा मैसिव हो जाएगा। तो शार्क्स के लिए तो सबसे सिक्योर्ड चीज है ना कि भैया इधर पैसा फटाक से बन रहा है, फटाफट हमारा काम
बन रहा है। इसलिए आप देखो, तो ये एक और डिफरेंस है यूएस और इसमें। आप यूएस में देखोगे तो हर तरीके की कैटेगरीज को होता है। और एक बीच में तो मैंने कंट्रोवर्सी भी सुनी थी कि शार्क टैंक में थोड़ा बायसनेस होता है कि कोई कॉस्मेटिक ब्रांड था, वो शायद आके पिच किया था वो पिछले सीजन में। हाँ, तो वो एग्जैक्टली था तो उसमें क्या था कि एक हमारे आई थिंक पंजाब या जलंधर कहीं साइड से 2 बंदे आए थे, उन्होंने कॉस्मेटिक ब्रांड बनाया। तो उन्होंने अपना जब पिच किया तो पहले तो विनीता और इन सब ने बोला कि भाई मतलब अमन उन सब ने बोला वो पैकेजिंग सही नहीं है। किसने बोला कि भाई तुम पान वान खा रहे हो क्या। विनीता ने बोला कि यार क्या फॉलोइंग है सोशल मीडिया में। तो इन्होंने बोला कि भाई हमारी सिग्निफिकेंट फॉलोइंग है और शुगर भी हमारा फॉलो करती है। तो यहाँ पे बोलती बंद हो गई। तो यहाँ पे फिर क्या हुआ, जब इन्होंने रेवेन्यू डिस्क्लोज किया, रेवेन्यू इनके बहुत जबरदस्त है एंड एक्चुअल में वो टियर 1 से ज्यादा टियर 2 टियर 3 सिटीज को टारगेट कर रहे थे। वहां वो इवेंट्स के थ्रू काफी सेल्स कर रहे थे। बट ये अमन और इन सब ने इन्वेस्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि हमारे दोस्त की कंपनी उस फील्ड में समझ रहे हैं ये डिफरेंस क्या था। बाहर वालों में नहीं है। और दूसरी चीज है, बाहर वालों में ना हर बंदे ने खुद का, नोटिस कीजिए जितने भी बाहर के शार्क्स हैं, केविन ओलेरी हो गए, जितने भी हमने नाम लिए, ये सारों ने खुद का बचपन से बिजनेस खुद से चालू किया है, एग्जिट किया। ऐसा नहीं है। और तो हाउ कम अनदर पर्सन हु हैज नॉट इवन स्टार्टेड देयर ओन बिजनेस, फादर का अगर बिजनेस आपको मिला हुआ है, आप कौन होते वो जज करने के लिए? वो बेचारा बंदा अगर उसने जमीन से कि नहीं भाई आपका ये गलत है वो गलत है, एटलीस्ट यू कैन मोटिवेट दैट पर्सन यार, दैट इज अनदर थिंग। और एक चीज है, हम अगर आई थिंक फर्स्ट सीजन की मैंने कुछ क्लिप्स देखे थे, क्योंकि अश्नीर जी शायद उसी एपिसोड में थे। अश्नीर जी हमेशा बोलते थे कि भाई क्या है तुम्हारी प्रॉफिटेबिलिटी, अरे तुम ऐसे करोगे वैसे करोगे। मुझे ये चीज समझ में नहीं आती कि हमारे शार्क, आप बिल्कुल यार जज करो, बट आप प्रॉफिटेबिलिटी पे सामने वाले आपके शार्क्स को, मतलब जो आपके कंटेस्टेंट आते हैं उनको क्यों जज कर रहे हो? फिर वो तो जस्ट मतलब न्यू स्टार्टअप, सीड फंडेड, एग्जैक्टली। आप जब इतने बड़े होने के बाद प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बोल पा रहे, तो व्हाट गिव्स यू द राइट टू आस्क द सेम क्वेश्चन? बट ऑब्वियसली सामने वाला कंटेस्टेंट के मन में आता होगा मैं काउंटर क्वेश्चन करूं, बट वो करेंगे नहीं, क्योंकि उनको पता है कि फालतू में हमारा ना एपिसोड एयर होगा ना हमको वो मिलना है। तो यार घूम फिर के पॉजिटिव शार्क टैंक का ये है कि भैया उन्होंने कल्चर एक अच्छा लेके आए हैं, काफी लोगों को इंस्पायर किया है, अवेयरनेस ले आए, ये बहुत सारी अच्छी चीज करी है। और हो सकता है कुछ बिजनेसेस के लिए काफी आसानी से फंडिंग पाने का एक जरिया बना दिया। उन स्टार्टअप का स्पेशली D2C का मार्केटिंग भी काफी बढ़िया से हो जाता है। एक कल्चर बना दिया, बट ऐसा नहीं कि सब बेस्ट है, होपफुली इंप्रूव होते रहेंगे, इंप्रूव होगा। और प्लस माइनस हर जगह होता है। देखो इंडिया में अगर कोई भी एपिसोड होगा तो ड्रामा तो जरूरी है, तो दैट वुड बी अ बिग डिफरेंस। ये एक पॉजिटिव साइड है कि उन्होंने ड्रामा बहुत बढ़िया से क्रैक किया है, क्योंकि इंडिया में बिना ड्रामा के चलेगा ही नहीं। इनफैक्ट ये शार्क टैंक जैसे एक वॉल्ट करके शो था, एग्जैक्टली और कौन सा और भी थे, दो तीन ऐसे आए थे जो नहीं चले। और जबकि उनमें जजेस अच्छे थे, किरण मजूमदार मैम थी एक में, तो ये नहीं चले बिकॉज ये काफी सीरियस चल रहे थे एंड काफी क्रेजी वाले थे। वो जो एक रघु राजीव का भी एक था, मुझे याद नहीं आ रहा नाम। जी समझ गया। तो काफी क्रेजी वाले भी थे, काफी बैलेंस नहीं था उनमें। तो इन्होंने ये बहुत बढ़िया क्रैक किया, सही किया। ये जो इनके फाउंडर्स हैं ये सही से बोल भी पाते हैं। यस, तो ये इनका एक बहुत बढ़िया चीज है। एंड मेरे को लगता है, चलिए हो सकता है कि आने वाले इस बार इन्होंने जो गेस्ट शार्क्स किए, स्पेशली दीपेंद्र हो गए, रितेश जी हो गए, तो ये अपने बढ़िया पर्सपेक्टिव जो ऐड कर पा रहे ना, तो दैट इज फन। और आपने एक चीज नोटिस करी, बिकॉज आपने दीपेंद्र बोला, रितेश जी बोला, द लार्जर द शार्क द हम्बलर दैट शार्क। जितना बड़ा शार्क होता है ना वो उतना ज्यादा हम्बल होते हैं, क्योंकि उसको पता है ना मैं यहाँ पैसे थोड़ी कमाने आया हूँ, यहाँ मैं क्या ही कमा लूं। यार देखो बिलियनर का वही रहता है, एक बार हो गया तो मतलब चलो चिल कर रहे वो जीवन में। अब मैं अपने बड़े डील पे फोकस करूं, या यहाँ कोई 10 करोड़ वैल्यूएशन 15 करोड़ तो ले भाई, कर ले भाई। तो तभी आप देखेंगे रितेश भी कोई मांगता है ना, बोला भाई तू जो मांग रहा है वही मैं दे रहा हूँ, क्यों मैं करूं यार। एग्जैक्टली तू जो मांग रहा है वही कर रहा हूँ, करो डील खत्म। बट रितेश इज अ वेरी नाइस शार्क। बाय द वे, आपके ऑडियंस के फेवरेट शार्क कौन है, कुछ आइडिया? वो आइडिया नहीं है, बट मुझे तो लगता है कि मुझे दीपेंद्र भी काफी सही है, रितेश भी काफी सही लगते हैं दोनों। बट हाँ, होपफुली अगर और ऐसे गेस्ट शार्क्स और लाते रहेंगे ना तो शायद, क्योंकि सीजन 2 में इनका TRP ऑलमोस्ट खत्म हो गया था हाल, मतलब क्योंकि सेम शार्क्स थे और अश्लील नहीं थे सीजन 1 का, तो हालत टाइट हो गई थी। बट सीजन 3 में आई थिंक 12 शार्क्स हैं, मतलब पूरे उसमें एक टाइम में 5 ही आते हैं, बट और 7 गेस्ट शार्क्स लेके आए हैं। एंड स्पेशली दीपेंद्र हो गए एंड ये रितेश हो गए, आई थिंक वो इडलवाइज की जो है, मैं नाम बोल रहा हूँ, हाँ मैं समझ गया मैडम, हाँ वो मैम भी, ये काफी अच्छा फीडबैक देते हैं। तो ये जो गेस्ट शार्क वाले कॉन्सेप्ट से वापस से पुश मिला है, ये तो इंटरेस्टिंग होगा। तो अश्नीर जी ने तो एक स्टेटमेंट और भी दी थी पेटीएम के बारे में, कि पेटीएम के शेयर अगर जो बेचेगा वो सबसे बड़ा बेवकूफ होगा। ये आज से आई थिंक साल भर पहले ये वैसे आपको जो, अगर हम पेटीएम का बात करें कि उनको आप मान लो कि
वन ऑफ द फ्रंट रनर्स इन द स्टार्टअप इकोसिस्टम है। फ्लिपकार्ट के बाद अगर हम देखें तो पेटीएम में सब कुछ बढ़िया गया। आईपीओ के बाद से उनकी प्रॉब्लम लगता है खत्म ही नहीं हो रही। उसके पहले दे वर द किंग मेकर्स, मतलब बर्कशायर हैथवे, वॉरेन बफेट से लेके अपने सॉफ्टबैंक, कौन नहीं कर रहा था इन्वेस्टर, सब इन्वेस्ट थे। बट ऐसा क्या दिक्कत हो गया आईपीओ के बाद से, मुझे लग रहा है लंका रुक ही नहीं रही है। एक संभलता है, दूसरा जाता है, दूसरा संभलता है, तीसरा निकल जाता है। यार देखो, पहली चीज तो हो गई है, एक ना बिजनेस में कंसेप्ट कहते हैं मोट मतलब होता है आपका एक स्पेशलिटी। तो इनकी ना स्पेशलिटी जो थी उसी को तोड़ दिया गया। इनकी स्पेशलिटी थी जो आप ट्रांजैक्शन करते थे ऑनलाइन, जैसे वॉलेट ट्रांजैक्शन, गूगल पे आ गया यार, मोर रिलायबल, उसके बाद फोन पे आ गया, मल्टीपल अदर एस्पेक्ट्स। यहाँ पे तो गवर्नमेंट ने बोला कि वो डिमोनेटाइजेशन ने पेटीएम को बनाया, यूपीआई ने पेटीएम को इतना तोड़ा है, और वो एग्जैक्टली वही चीज हुई है। ठीक है, तो पहली चीज तो मैं आपको ये आंसर कर दूं कि इन लोगों को सबसे ज्यादा फायदा अभी तक इसलिए हुआ था क्योंकि ये लिस्टेड नहीं था। हमने जो जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी, तो स्क्रूटिनी नहीं है, किसी को जवाब नहीं देना है, अपने अंदर अपने अकाउंट्स, अपना ये सारी चीजें ऑडिट कर रही है, ये सारी चीजें कर रही है। अब तो इनको करना पड़ रहा है, तो सारी चीज स्क्रूटिनी में आ गई, पब्लिक स्क्रूटिनी में। तो पहली चीज तो ये आ गया, इनका मोट यहाँ पर टूटने लग गया। दूसरी चीज क्या हो गई है कि मतलब ये मेरे को समझ में नहीं आता अनफॉर्चुनेटली कि जब आप बहुत बड़े बन जाते हो तो आपको छोटी मोटी चीजें करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या होता है कि जब इन्वेस्टर का पैसा आता है और प्रेशर आता है ना, तो वो इतना प्रेशर कभी बिल्डअप हो जाता है कि अनजाने अनजाने में आप बहुत सारे गलत करने लग जाते हो। तो वो जो आरबीआई का जो इनके पेमेंट्स बैंक के ऊपर आज से कुछ समय पहले आपको खबरें, एक ही महीना हुआ है, बिल्कुल 1-2 महीना हुआ है जो ये चीज आई थी, तो इन्होंने नोटिस करा कि भाई इन्होंने काफी सारे 5 साल से फर्जी ट्रांजैक्शंस हुए, फर्जी अकाउंट हुए, बेनामी टाइप अकाउंट्स बने हुए हैं, काफी सारी मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। मतलब छोटे छोटे खातों में इतने लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों का ट्रांजैक्शंस हुआ है, फेक अकाउंट्स बने, काफी इस तरह की सारी चीजें हुई हैं जिसपे कि आरबीआई ने एक रेड अलार्म बजाया था। अभी हाल फिलहाल में आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास जी ने एक चीज कही थी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि you know, even if you know how to drive a Ferrari, if you're not cautious, you will anyways end up with an accident. हाँ, तो उन्होंने यही ये पेटीएम के केस को ही देख के बोला था कि भाई आई थिंक ये जो आप, मैं समझ पा रहा हूँ कि पेटीएम वॉलेट में आई थिंक उनका केवाईसी उतना स्ट्रांग ही नहीं था। तो तभी आप देखोगे जो इंस्टाग्राम में जो कमेंट में मैसेज आता है कि मुझे मैसेज करो, मैं अकेली तो ये they were using पेटीएम वॉलेट। ये इनके लिए ना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने लग गया। और मेरा ये मानना, किसी भी कंपनी में अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज होने लग जाते हैं तो भैया आपको संभल के रहना है। तो पहली वो चीज हो गई। दूसरा, धीरे धीरे पता लगने लग गया कि इनके काफी इनिशियल इन्वेस्टर्स ऑलरेडी एग्जिट कर चुके हैं, जो जैसे हमने क्योंकि उनको भी उन्होंने तो अंदर का देखा है यार, जो अंदर बैठ के सब कुछ देख रहा तो उसको पता ही है क्या सारी चीजें। तीसरी चीज क्या हो गई कि शर्मा जी एज एन एंटरप्रेन्योर काफी अच्छे हैं, बट जिस तरह के वो ब्लेटेंट कमिटमेंट देते हैं, जैसे एक डांस वाला वीडियो उनका आ जाता है, फिर हम देख लेंगे, हम ये कर लेंगे, सारी चीजें, वो जो चीजें चलती रहती है, दैट इज ऑल टुगेदर एक काफी अलग लेवल पे लेके जाके जाते हैं। तो वो डेडली कॉम्बिनेशन ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस, डेडली, अच्छा ऊपर से चाइनीज इन्वेस्टर्स भी लेके रखे हैं। मुझे ये भी एक थोड़ा सा लगता है कि जैसे अलीबाबा और ये सब, आई थिंक उन्होंने इक्विटी काफी कम करी है। तो अलीबाबा का एंट फाइनेंशियल ने डाला हुआ है क्योंकि उनको एम वही था कि हम वो जो वीचैट ऑफ एग्जैक्टली वो था। बट मेरे को ऐसा लगता है कि अब आप देखो ना, हमने आज जो डिस्कशन जहां से चालू करी, पी वाला एंगल तो यहाँ से अब डाइल्यूट हो जाएगा ना। अब पी क्यों आएगा? चाइना अगर बीच में आ गया है तो याद रखिए, इंडियन ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस विल नेवर टॉलरेट चाइनीज इंटरवेंशन इन एनीथिंग। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द इंडियंस विल आल्सो नॉट टॉलरेट कि भैया साला चाइनीज वालों का माल क्यों उठा रहे हैं, चाइनीज वाला की क्यों उठा रहे हैं। इन दैट केस तो ये अब तो क्या हो गया, हमेशा पहले डूबती हुई नैया को कोई बचाने वाले थे, अभी वो वाली चीज नहीं है। प्लस ईडी का भी अभी वो आया कि ईडी इज आल्सो ट्राइंग टू इन्वेस्टिगेट अ कपल ऑफ थिंग्स आउट देयर, इस तरह से भी कुछ आई गेस न्यूज़ चल रही थी। तो ये जो ओवरऑल ये सारी चीजें हुई हैं, तो उस चक्कर में प्लस ना वैल्यूएशन इन्होंने बहुत ज्यादा रखा था आईपीओ के टाइम पे। आई थिंक एशिया का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी का इनका आईपीओ आया हुआ था इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस। तो क्या होता है कभी कभार ग्रीड में कि हम अपना गुडविल के हिसाब से, बुल मार्केट चल रहा है तो बहुत तगड़ा वाला वैल्यूएशन करके ये कर दें, 24% गिरा, 40,000 करोड़ रुपए रातों रात लोगों के इन्वेस्टर्स के उड़ गए थे। वो मीम आया था ना कि पेटीएम का पेरेंट कंपनी का नाम है 197 कम्युनिकेशन, करेक्ट, तो वहां तक पहुंचना है अभी। एब्सोल्युटली। तो यार शुरुआत बहुत सही करी थी इनने, ये जो 197 का डायलॉग आपने अच्छा मारा है मीम वाला, बट 197 कम्युनिकेशन वाली बिल्कुल बात सही थी कि वहां से शुरुआत उन्होंने सही करी थी, धीरे धीरे करके उन्होंने मॉडल करने की कोशिश करी। बट वही है कि एक तो वैल्यूएशन इतनी ऊपर रख ली, पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी था नहीं, वो वैल्यूएशन संभालते उस पे लंका लगी। एब्सोल्युटली। बट हाँ, ऑफ कोर्स विजय शेखर शर्मा को इतने साल का एक्सपीरियंस है, तो कहीं ना कहीं नेवर नो, करेंगे वो। यार जैसे
आप खुद देख लो, आज से 8 महीने पहले जोमेटो पे भी नोबडी वाज थिंकिंग कि यार 8-10 महीने पहले कि ये कमबैक कर पाएगा। एक और मीम था कि जोमेटो का शेयर प्राइस टोमेटो के शेयर प्राइस से कम है। एब्सोल्युटली, बट इनके जोमेटो ने कितना स्मार्ट मूव किया आपको पता है? पहले जोमेटो वाज केटरिंग टू ऑलमोस्ट 222 सिटीज, ठीक है, इनके ये पूरे वो चल रहे थे, एंड फॉरेन में भी थे, वो भी फॉरेन में भी थे, हाँ, ऑपरेशंस बंद किए। इन्होंने सारे वो ऑपरेशंस बंद कर दिए जहां से रेवेन्यू सेट कम आ रहा है, और वहीं पर पहली बार प्रॉफिटेबिलिटी आना शुरू कर दी। उन्होंने बोला कि मल्टीपल क्वालिटी के अगेंस्ट पे, सॉरी क्वांटिटी के अगेंस्ट में क्वालिटी को फोकस करना उन्होंने शुरू किया, तब जाके उनकी पैसे बने। एंड वही, और जो ब्लिंकिट वाला शेयर स्वैप था, ब्लिंकिट की तब लंका लगी थी क्योंकि, और अब ब्लिंकिट भी पैसा दे रहा है। हाँ, एंड ब्लिंकिट एंड आई थिंक इनका कॉमन इन्वेस्टर है जोमेटो का, सॉफ्ट बैंक थे, तो इनको अक्वायर किया एंड तब ब्लिंकिट की लंका लगी थी। अब क्विक कॉमर्स में ब्लिंकिट मार्केट लीडर है। दीपेंद्र ने खुद बोला कि हो सकता है अगले 10 साल में ब्लिंकिट का रेवेन्यू जोमेटो से ज्यादा रेवेन्यू हो, एंड ब्लिंकिट अब डीमार्ट को भी टक्कर दे सकता है 5 साल के अंदर। बिल्कुल, तो पॉइंट वही है कि यू नेवर नो, जोमेटो तो फॉर श्योर कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कुछ ना कुछ तो धमाल कर सकते हैं, क्योंकि अपने आपको विजय भी कमबैक करेंगे, क्योंकि वो जिस लोगों को देखते हैं कमेंट में क्या बोलते हैं, आप बोल रहे हो करेंगे, अब मैं 2 साल के नजरिए में बोलता हूँ मैं अभी डाउटफुल, अब पब्लिक पे छोड़ भाई कमबैक करेंगे का इसका मतलब नहीं आप शेयर्स खरीद लो। हाँ, ये बाय सेल रिकमेंडेशंस नहीं है, हम जनरल एक डिस्कशन पे बोल रहे हैं, हम उनके फाउंडर के बारे में बोल रहे हैं। तो वैसे भी वही बोल रहा है, मैं तो बोल रहा हूँ भैया, तो मेरे हिसाब से तो मेरे को नहीं लगता कि इतने आसानी से होगा, बट लेट्स सी, हो सकता है। ये मत करना कि भाई शेयर ही खरीद लिए, नहीं, कोई भी यहाँ पर ना शेयर के बाय सेल कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं। जी, एडटेक का आप क्या देखते हैं? बायजूस की लंका लगी, अनअकैडमी काफी प्रेशर में आ गया है, जबकि 22 बिलियन बायजूस का था, अनअकैडमी 3.5 बिलियन पे था। अनअकैडमी प्रेशर में आ गया, इसमें फायदा फिजिक्स वाला ले गया कि भाई फिजिक्स वाले के, बट अभी इस बार आपने फिजिक्स वाला का भी वो तो न्यूज देखा होगा कि पूरा ऑलमोस्ट प्रॉफिट क्रश हो गया। बट मुझे भी वही फिजिक्स वाला का भी ये लग रहे थे, पहले इन्होंने सारे चीजों में कोर्सेज निकाले, फिर इन्होंने कॉलेज निकाला, अब आप बिलीव नहीं करेंगे स्कूल निकाला इन्होंने। हाँ, अभी जस्ट कुछ दिन पहले की ये खबर आई हुई है, स्कूल लॉन्च पर मेरे को क्या लगता है ना, पता है, ये एक काफी डिबेटेबल सिचुएशन है कि इसमें, तो मेरा ये नजरिया कहता है कि एटलीस्ट अगले 5-6 साल तक एडटेक का मार्केट तो है, उसके बाद हो सकता है एडटेक का मार्केट हमेशा है, अगर आप एडटेक को एज एजुकेशन भेजो, नॉट एज अ होप। नहीं, इसमें एक ऐड करो, मैं ये कहूंगा ये 5-6 साल है, एडटेक को आप एजुकेशन जैसे तो बेचो, ऑब्वियसली नॉट एज एस्पिरेशन मत बेचो, एजुकेशन के हिसाब से बेचो, प्लस साथ में जिस तरह के डेवलपमेंट मार्केट में हो रहा है उसको भी आप नापो। एग्जाम्पल के तौर पे अभी आप देखोगे कि जो लोग एआई को अडॉप्ट कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एआई बेस्ड कोर्स बना रहे हैं, वो गलत है, एआई को अडॉप्ट करके अपने एडटेक में कहीं ना कहीं इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, दे आर हैविंग अ डिस्टिंक्ट अमाउंट ऑफ एज। जैसे कि मैं खुद कुछ एडटेक्स में इन्वेस्टर हूं, तो मैंने एक चीज देखी, देखो कंपटीशन हुआ है, इन्वेस्टर्स काफी कॉशियस भी हो गए, क्योंकि मेरी जब बात होती है अमंग्स द इन्वेस्टर्स, तो एक चीज क्लियर है कि अब वो स्पेसिफिकली बायजूस का पूरा सीन देखने के बाद, क्योंकि बायजूस भी यहाँ का पोस्टर बॉय था, एक तरीके से आप समझ लो, तो पोस्टर बॉय है अभी भी है, और यहां से अगर वो बाउंस कर गया, तो बॉस दैट विल बी, मतलब अलग कहानी मूवी बननी चाहिए, फिर तो मूवी और ब्लॉकबस्टर होगी, उसमें कोई ना कोई खान या कपूर ही लिया जाएगा। तो ये पॉइंट, ये चीज है कि थोड़ा अभी के लिए मार्केट एडटेक वालों के लिए टफ जरूर है, पहले कुछ तो भी बोल के उठा लेते थे पैसे, अभी उतना आसान नहीं है, बट वो है कि इसमें जो डोमिनेटिंग क्लास में 3-4 प्लेयर बचेंगे ना, वो पूरी तरीके से खा जाएंगे। एंड इसमें मुझे लगता है कि सबने ये जो एग्जाम कैटेगरी, मतलब कंपटीशन कैटेगरी और K-12 जो कि 11-12 इन सब में फोकस किया, बट एक बहुत बड़ा जो मार्केट है वो है कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव एजुकेशन। एक एरुडिटस करके स्टार्टबिल है, $1 बिलियन का वैल्यूएशन है, एंड उनके कोर्सेज क्या होते हैं, स्टैनफोर्ड उन सब क्या कोलैब करके बनाते हैं, 4 लाख 5 लाख के कोर्सेज होते हैं। और बिल्कुल जो एग्जीक्यूटिव एजुकेशन है, जो कि पहले 15-20 लाख की थी, उसको ये 5 लाख में देते हैं, एंड आप 1-2 उनके ऑफलाइन क्लासेस स्टैनफोर्ड में जाके या यूरोप में जाके ले सकते हो, बट ये 4-5 लाख के कोर्स होते हैं और डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के साथ कोलैब करके किया है, तो ऐसा भी नहीं कि हर कोई आके बना देगा, तो एक मोड भी बन गया, एंड हाइट 5 लाख का टिकट साइज है, बिल्कुल, तो मार्जिन भी है। पर आप एक चीज बताइए, जैसे पीडब्ल्यू आपने बताया स्कूल भी खोल लिया, ये भी खोल लिया, क्या आपको लगता है ये सारी चीजें सस्टेनेबल है? यार, तो पीडब्ल्यू का जो मुझे जो समझ आ रहा है वो ये है कि वो बच्चों को जितने यंग एज से पकड़ना चाहते हैं कि वो इवेंचुअली आके कॉम्पिटिशन भी उनके थ्रू करे, कॉलेज भी उनका ले। तो ये बेसिकली पीडब्ल्यू क्या कर रहा है, मैं इसको दूसरे अपने तरीके से बताता हूँ, ये ना इकोसिस्टम बना दे रहा है। हाँ, बट दिक्कत ये है कि अभी तक एडटेक ना ऑनलाइन बेच रहे थे, तो आपका इन्वेस्टमेंट बहुत कम था। अब आप स्कूल, कॉलेज और ऑफलाइन सेंटर खोलोगे, नेट प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता था, कैपेक्स बहुत है, ऑपरेशंस मैनेजमेंट। और दूसरा एक और चैलेंज है ना, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आज अगर आप पीडब्ल्यू जा रहे थे, तो अभी तक आपका रीजन पीडब्ल्यू जाने के थे अलग सर, ठीक है, धीरे धीरे करके और भी प्रोफेसर आए,
हाइपोथेटिकली इमेजिन कीजिए अगर कल को अलग सर नहीं रहे, कहीं छोड़ के चले गए। अलग सर एनीवे का पढ़ाते तो है नहीं, बट डोंट यू थिंक एट सम पॉइंट ऑफ टाइम अगर कहीं एक आध टीचर भी थोड़ा ऊपर नीचे हो गए और एक सैचुरेशन पॉइंट, बिकॉज देखो ये पूरा गेम पीआर से बिगड़ जाता है। एक आध टीचर तो मुझे लगता है बहुत जल्द हो ही जाएंगे, क्योंकि तुमने इतनी जब टीचर्स की हायरिंग कर ली है तुम वो क्वालिटी थोड़ी मेंटेन नहीं कर पाओगे। तो मुझे ये एक लगता है कि समटाइम्स अगर इफ अ स्टार्टअप इज रनिंग बाय वन नेम, मतलब अगर 70% क्रेडिबिलिटी एक ही नाम से आती है ना, तो वो नाम जब तक है, सब कुछ है, तब तक ही ठीक है। द मोमेंट वो नाम थोड़ा करके ड्रिफ्ट करेगा ना, आपके रेवेन्यूज में ड्रिफ्ट करेंगे। एंड दूसरा चीज, आपने ट्यूशन कहाँ से लिया, आपने कोचिंग कहाँ से ली, उसका नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपने स्कूल कहाँ से किया, कॉलेज कहाँ से किया, वो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। yes. अगर आपने इनसे कर लिया, कल को ये स्टार्टअप डूब गए, कॉलेज ही बंद हो गया, फिर आप क्या बोलो, कौन से कॉलेज से आप अगले 20 साल बाद भी तो आपसे पूछे ना कौन से कॉलेज से पढ़े। तो लोग क्रेडिबिलिटी के नाम पे स्कूल्स एंड कॉलेजेस पे रिस्क नहीं लेते हैं। दे विल गो फॉर द ओल्डर वंस जिनका काफी ज्यादा रेपुटेशन, चाहे वो पैसे भी ले ले, क्योंकि ये हो चुका है। जैसे आप वो देखो ना, कुछ कॉलेजेस के हुए थे, स्कैम्स हुए थे। IIPM ले लो, IIPM ही बोल रहा था। तो जिसने IIPM से पढ़ाई करी होगी क्या जवाब देगा अगर कल को कोई पूछता है कि आपने कहाँ से ग्रेजुएशन किया? बाय द वे, बिकॉज IIPM की बात करी, मेरे को कल ही एक नई चीज पता लगी है कि IIPM जो बंद हुआ ना, IIPM के लिए जिनने फाइट किया था, ये आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, ठीक है। IIPM के लिए केस जिन्होंने फाइट करा था, जिन्होंने पूरा बंद करवाया था ना, करियर्स 360 के फाउंडर महेश्वर पेरी जी, वही और उनकी टीमें अभी एक और किसी के पीछे पड़े हैं, वो बड़े इन्फ्लुएंसर है, मेरे को नाम नहीं पता, आप देख लो कमेंट में। तो अभी जो आजकल काफी न्यूज चल रहा है कि अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट चाहिए गवर्नमेंट से तो आप खुद से इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद लो। बट अगर हम वैसे देखें कि ओवरऑल बिजनेस का तो पर्पस ये है कि यार जो काम है मैं उसको सही से करूं और प्रॉफिट कमाऊं, तो यहाँ पे ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स, गवर्नमेंट, इन सबको पैसे देने की जरूरत क्या पड़ जाती है? यार अर्नब, एक सिंपल सी बात है, अगर आपको दुनिया में इंडिया छोड़ के कहीं पर भी बिजनेस चलाना है तो उसके लिए आपको चाहिए टैलेंट। लेकिन अगर आपको बिजनेस इंडिया में चलाना है तो टैलेंट के साथ एक पी भी चाहिए, वो है पॉलिटिक्स। विदाउट पॉलिटिक्स हम मिलियनर यहाँ पर जरूर बन सकते हैं, लेकिन बिलियनर कतई नहीं बन सकते। एंड एट द एंड आप अगर देखोगे, जो आपने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स की बात भी छेड़ी है, तो वहां पर आप देखोगे कि ज्यादातर नाम जो, बाय द वे जिन लोगों को नहीं पता, तो सुप्रीम कोर्ट ने SBI को कहा था कि भाई आपको नाम रिवील करने पड़ेंगे। ये हमने या आपने नहीं कहा था, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, बिकॉज ऑफ विच दे हैड टू रिवील द नेम्स। एंड अगर आप कहीं ना कहीं देखो, दोज आर $1 billion वर्थ कंपनीज, कॉर्पोरेट्स और द नेम्स विच हैव एक्चुअली कम। तो यार जो बिलियनर लोग हैं वो ऑब्वियसली बड़ा गेम खेलते हैं और इस चीज को रखते हैं। इस चीज को आप समझिए अर्नब कि जब आप बड़ी चीजों की बात करते हैं, बिकॉज हमारे देश में काफी सारे कैपिटल इंटेंसिव बिजनेसेस हैं। नाउ कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस कैसे हो गए? रोड्स हो गए, कंस्ट्रक्शन हो गए, और एयरपोर्ट्स हो गए, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो हो गए। तो यहाँ इस तरह की चीज़ों के लिए इनके अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट्स लेने हैं तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा गवर्नमेंट का सपोर्ट तो चाहिए ही। अब गवर्नमेंट का सपोर्ट आप कैसे कर सकते हैं? आप सीधे जाके बोलोगे अरे बॉस प्लीज़ मेरे को हेल्प कर दो, मैं आपके बच्चे को लड्डू दूंगा, लॉलीपॉप दूंगा, तो वो तो नहीं मानने वाले। तो ये दिस इज वन वे थ्रू विच दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू गिव अ सपोर्ट। अच्छा, अब इसमें कुछ लोग सवाल करेंगे एथिक्स, अनएथिक्स, एथिकल है कि अनएथिकल है। वेल, इसमें अनएथिकल एथिकल के वाली बात ही नहीं आती, ये पर्सपेक्टिव की बात है। कुछ को सही लगेगा, कुछ को गलत लगेगा, बट हाँ ये पॉइंट है कि एक अनड्यू एडवांटेज इनको जरूर मिलता है। तो हमारे देश में अगर आपको ये चीज करना है, अच्छा, और ये तो इस बार इतना प्रेशर किया गया है जस्ट बिफोर इलेक्शंस, तो काफी सारी चीजें बाहर आई हैं, बट डू यू रियली थिंक कि इससे पहले ये सारी चीजें नहीं होती थी? नहीं, वही मैं सुन रहा था कि एक्चुअल में पहले तो ये सारा ट्रांजैक्शन कैश में और ये सब होता है, अब तो रिकॉर्डेड है, तो इसीलिए हमको पता चल रहा है। यार आपको मैं बता दूं, पहले तो और भी तरीके होते थे, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज हो गई हैं, तो पॉलिटिकल पार्टीज को एक तो कैश ट्रांजैक्शंस हो गए, दूसरे तरीके होते थे जो आपने केमन आइलैंड वाली चीजें सुनी होंगी। सो लॉट ऑफ टाइम मनी यूज्ड टू गेट राउटेड, मतलब आप यहाँ पर हो, आपका ब्लैक मनी जाता था केमन आइलैंड, बेसिकली आप आई थिंक कंपनी रजिस्टर कर रहे हो केमन आइलैंड, एग्जैक्टली केमन आइलैंड्स पे, एंड देन वो, तो आप एक चीज देख रहे होगे, जैसे बहुत इंटरेस्टिंग आपने एक चीज नोटिस करी है, थोड़ा स्टॉक मार्केट का एंगल अगर इसमें लाता हूँ, लास्ट 1 साल से FIIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, हमारे देश में सिर्फ बेच रही हैं, बट स्टिल हमारा मार्केट तो पूरा साल भर से ऊपर है। साल भर से ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है ना, हम साल भर में तो ऑलमोस्ट काइंड ऑफ डबल 40-50% चले गए हैं। करेक्ट, साल 1.5 साल से, और 2 साल से अगर बेच रहे हैं, साल भर से ज्यादा बेच रहे हैं, तो ऐसे कैसे हो रहा है? तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि यही पैसा है जो वहां से लगा हुआ था और वही पैसा जा रहा है। तो दिस इज एक्चुअली वैक्यूम था, उसको बैलेंस किया जा रहा है। तो आप यही चीज समझिए कि घूम फिर के बात यहीं पर अट जाती है कि
ये वाली चीजें आज पता चल गई है, बट होती हमेशा से थी। तो एक्चुअल में जो मैं वो पढ़ रहा था कि ये उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड इसलिए आता है सो दैट एक सीक्रेसी मेंटेन होगी कौन डोनेट कर रहा है। Yes. बट इंटरेस्टिंगली यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नाम के साथ आपको देना पड़ेगा। एसबीआई बोलता है कि भाई हम जून को रिवील करेंगे। करेक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई इलेक्शन अब है, मैं जून को जान के मैं क्या जीके बढ़ानी है मुझे। बिल्कुल। तो ये कहीं ना अचानक से लोग ये बोल रहे हैं कि चलो एटलीस्ट अभी हमको पता है कि सुप्रीम कोर्ट एटलीस्ट न्यूट्रल है। अभी मुझे लगता है अब लोगों को पता चल गया कि कितने रुपए में आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है। पहले ये नहीं पता था एग्जैक्टली कि वो 1000 करोड़ में मिल रहा था कि 900 करोड़ में। अब आपको नंबर मिल गया। एब्सोल्युटली। तो किसी भी रीजन के कारण, बट हाँ अब एक्चुअल वैल्यू लोगों को तो अब उस पर डिस्कशंस हो रहे हैं। अब लेट्स सी वेयर इट एक्चुअली गोस फॉरवर्ड। हाँ, एंड दूसरा जो आपने इंटरेस्टिंगली बोला कि अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स निकाल रहे हैं बट कहाँ से पैसा आ रहा है, ये भी अभी रिसेंटली मैंने वो महादेव बेटिंग स्कैम वाला देखा था। बिल्कुल बिल्कुल। कि 2 जूस सेलर ने अपने छत्तीसगढ़ से निकल के करोड़ों अरबों का धंधा, ये Correct. जो भी आपके सारे बेटिंग एप्स जो सारे इन्फ्लुएंसर्स प्रमोट करते हैं वो वही ओन करते हैं। एब्सोल्युटली। एंड इंटरेस्टिंगली अब इनको पता चला कि पहले ये सोचते थे कि भाई ये 100, 200, 500 करोड़ कहाँ लेके जाते हैं। करेक्ट। मान लो चलो एक बार 200 करोड़ की शादी कर ली, नेहा कक्कड़ ये सब सबको बुला लिया, बाकी के टाइम में पैसा कहाँ जाता है। अब सेबी के होश उड़ गए कि भैया ये तो हमारे ही मार्केट में आ रहा है। एब्सोल्युटली। एंड हमारे ही मार्केट में आई थिंक ये हवाला ऑपरेटर्स और ये सब इसके थ्रू पैसे कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो ये वाली सारी चीजें तो काफी रैम्पेंट हुई है, और ये महादेव बेटिंग ऐप की चीज तो काफी ज्यादा यहाँ पर वाइल्डली इससे पता चली है। बट मुझे लगता नहीं ये सिर्फ महादेव बेटिंग ऐप नहीं है, इससे पहले भी काफी बार हो चुकी है। इट्स जस्ट दैट इस बार बिकॉज महादेव बेटिंग ऐप को ईडी ने पकड़ा है, तो ये धीरे धीरे सारे ट्रेल वो ट्रेल पकड़ रहे हैं, सीज हो रहे हैं। एग्जैक्टली। तो आप बोल रहे हैं कि बेसिकली होता पहले भी था एंड होपफुली ज्यादा भी होता हो। करेक्ट। बट अब है कि हमारे पास रिकॉर्ड आ गया कि कौन कैसे कितना कर रहा है। एग्जैक्टली। तो एक ट्रेसेबिलिटी हो गई है जिसके कारण हमको पता लग गया। एंड दूसरा जो हम सोचते हैं कि यार मिलियनेयर बनने में बहुत मेहनत लगती है, बिलियनेयर में आपके पास एम्प्लॉयज हैं, आपके रिसोर्सेज हैं, तो आपको इजीली कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। बट जैसा आप बोल रहे हैं कि एक्चुअल में वो और टफ है, क्योंकि इवन स्किल, टैलेंट, रिसोर्सेज के बाद आपको जो आपने बोला पी बहुत जरूरी है, वो सही कनेक्शन, सही टाइम में सही बंदा। और ये अगर पी का एंगल आपका बिगड़ भी जाए ना, कुछ लोग तो शायद इसलिए भी करते हैं कि वो एंगल ना बिगड़े। जरूरी नहीं है कि दे आर गोइंग टू टेक अ हेल्प, बट वो एंगल ना बिगड़े। बिकॉज़ अगर एंगल बिगड़ जाता तो फिर आपको लंदन जाना पड़ता। हाँ तो फिर वहीं से आके आप ट्वीट ही कर सकते हो बैठ के। एग्जैक्टली कि भाई मैं तो देना चाहता था, ले नहीं रहे लोग। करेक्ट। हाँ, तो यही वाली चीज है। ये है। तो अब इसमें फाइनल क्वेश्चन यहाँ पे आता है, तो आपको आपके हिसाब से क्या लगता है कि बूटस्ट्रैप स्टार्टअप बढ़िया है, फंडिंग स्टार्टअप बढ़िया है, या फिर कौन से नीशेस में इंडिया में स्टार्टअप्स पैसा कमा सकते हैं? ये नहीं कि भाई वैल्यूएशन बन गया, इधर से पैसा निकाला उधर जोड़ा, उधर से पैसा निकाला इधर जोड़ा। यार देखो मेरे हिसाब से दोनों आर गुड। ऐसा कुछ नहीं है कि भैया आपको फंडेड नहीं होना, आपको बूटस्ट्रैप ही होना है। देखो मेरा फेवर तो हमेशा बूटस्ट्रैप पे जाता है, क्योंकि दूसरे का हेडेक क्यों लेना है। हाँ। एट द एंड क्योंकि कस्टमर और आप क्या सर्विस प्रोवाइड करो, आपके एम्प्लॉयज और कस्टमर, इन दोनों वेरिएबल को संभालते संभालते सर पड़ जाता है। एग्जैक्टली। अब तीसरा वेरिएबल जो इनका भी बिग डैडी है वो आ गया तो फिर तो बहुत मालिक है। बट स्टिल कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं करना है हमको फंडिंग उठानी। फंडिंग तभी उठाने के सोचना अगर तुम्हारे अगले 10 साल में यूनिकॉर्न बनाने का सपना है। मैं उसका रीजन बताता हूं। देखो क्या होता है अर्नब भाई, इसको थोड़ा अगर नंबर्स के हिसाब से देखे जाए, अगर मैं $100 मिलियन की कंपनी बनाता हूँ, $100 मिलियन भी छोड़ो, $1 मिलियन की कंपनी बनाता हूँ, उसके पूरे ओनरशिप मेरे पास रहती है, तो आई एम वेरी गुड, सेटिस्फाइड हूँ, अपना ही बॉस, खर्चा बढ़िया से चलेगा, सब बढ़िया चल रहा है, सारा टकाटक चल रहा है। हाँ। अब अगर मैं इन्वेस्टर वाले गेम पे खेल ही रहा हूँ, बट आई एम नॉट एस्पायरिंग टू बिकम यूनिकॉर्न, मैं बस बीच में अटक रहा हूं, तो कोई सेंस नहीं है। क्योंकि एक यूनिकॉर्न का 30% is still very significant for me. But हाँ, you have to be prepared for all the sacrifices, headache, फिर वो आपके 8 घंटे की काम नहीं रहता है। अब आप 18 घंटे के लिए आप लिटरली एक जॉब टाइप में हो, आप जॉब पे हो। इट्स जस्ट दैट आपकी कुर्सी ज्यादा मुलायम होगी, मुलायम है, बट आपको भी सबसे एंड में ही पैसा मिलेगा जब इन्वेस्टर ले जाएंगे। सब हाँ। वो आपके एंड में होगा। आपका बस एक बढ़िया सा ऑफिस मिल जाएगा, 10 दोस्त अच्छे आपके लिए बोलेंगे, 3 इंटरव्यू आपके अलग होंगे। दैट इज द ओनली। वो तो पीआर फाउंडर्स खुद इन्वेस्टर का पैसा से पीआर कर देते हैं। एग्जैक्टली। एंड अगेन टॉकिंग अबाउट ये ना फंडिंग, सबको लगा कि हर बंदे को फंडिंग चाहिए। नहीं चाहिए भाई। देयर आर लॉट ऑफ बिजनेस मॉडल्स व्हिच डोंट रिक्वायर फंडिंग एट ऑल। ओवरऑल इंडिया में अभी तक पिछले अगर 10-15 साल छोड़ दें, अभी तक सब प्रॉफिटेबल धंधा ही बनाते हैं। ऐसा तो नहीं है टाटा, बिरला, अंबानी ये तो बड़े हो गए, बट आप अपने लोकली भी देखिए, किसी का हॉस्पिटल होगा, किसी का दुकान होगी। एब्सोल्युटली। बट लोगों को क्या लगता है कि अपने पैसे जलाने से दर्द रहेगा, दूसरे का रहेगा जला देंगे तो क्या रहेगा। लेकिन दूसरे का आप जलाओगे ना तो उसके बाद कभी उठ भी नहीं पाओगे। हाँ,
वो आपको उठने थोड़ी देगा, वो नहीं देगा। और वो भी अगर बर्बाद हो गया ना तो उसके आसपास वालों ने देखा हुआ है। एक सिंपल सा, एक लास्ट जाते जाते आपके बंदों को बताता हूं, इसी को एक्सटेंशन है कि यही वाली चीज एक क्रिप्टो ब्रांड के साथ हुई है। उस क्रिप्टो ब्रांड को माना जाता है, उसके चक्कर में ही काफी सारे दूसरे क्रिप्टो ब्रांड्स को परेशानी हुई है। उनका जो फाउंडर है वो अभी कई विदेश में घूम रहा है, स्टिल ही इज नॉट एबल टू रेज फंड्स बाय एनी क्रिप्टो कंपनी। अब वो कौन सी कंपनी है वो आप देख लो, इंडिया में वो आ नहीं सकते बिकॉज ये ज्यादा रिवील कर दे रहा हूं, लेकिन शायद उनको अरेस्ट करने का वारंट है ऑन लैंडिंग। ओके, एंड यहाँ पे मुझे लगता है कि लोगों को जो इंडिया की जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे रिगार्डिंग स्टार्टअप बिजनेस बनाना है रादर देन कॉपिंग फ्रॉम आउटसाइड। यही पे मैं सोच रहा था कि एक मॉडल होता है जैसे ABCDEFG, तो इसमें अगर आप देखोगे A फॉर एप्पल ली एस्ट्रोलॉजी। अब देखो एस्ट्रोलॉजी का धंधा किसी ने नहीं सोचा था इसका एक स्टार्टअप बन सकता है। एस्ट्रोटॉक देखो 600 करोड़ विदाउट फंडिंग उन्होंने धंधा बना लिया, अब फंड अपने दम पे उठा रहे हैं। आप ये चौंक जाओगे, कुणाल शाह ने उनको मैसेज किया कि आपकी क्या वैल्यूएशन है, उस पे उन्होंने आई थिंक 6 करोड़ इन्वेस्ट किए फॉर 1% इक्विटी। यहाँ पे कुणाल, हर बंदा कुणाल शाह को मैसेज करता है या कुणाल शाह ने उनको मैसेज किया। तो एस्ट्रोलॉजी वैसी B से बड़ा एप्पल नहीं, अपना बॉलीवुड से रिलेटेड वहां से कुछ धंधा बनाया। C फॉर अपना छोटा एप्पल नहीं, क्रिकेट से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पे बहुत पैशन है वो है। D अभी काफी एक्सप्लोर नहीं हुआ, बट डिवोशन एंड स्पिरिचुअलिटी वो भी काफी बड़ा धंधा बनेगा जिसको अभी क्रैक नहीं कर पाए। E में अपना अर्न मनी वाला सेगमेंट है, क्योंकि हमारी जनता है कि भाई पैसे कमाने, चाहे लोन देके दो या कैसे भी करो ये। F में अपना फैंटेसी स्पोर्ट्स, आपने देखा ये ड्रीम 11 और ये सब क्या फोड़ा है इन्होंने जब तक सरकार ने टैक्स नहीं लगाया। एंड G फॉर अपना गेमिंग। करेक्ट। ये मुझे लगता है ये जो कोर वाले धंधे हैं ना, ये एंटरटेनमेंट भी है और इसमें छोटे ट्रांजैक्शन होते हैं बट प्रॉफिटेबल ट्रांजैक्शन होते हैं। बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल, आई वुड एग्री ऑन दैट। गेमिंग में तो आपने वही मैं खुद बता था कि मुकेश अंबानी ने बोला मूवीज म्यूजिक इन सबको कंबाइन कर दोगे ना, गेमिंग उससे बड़ा बनेगा। There is no doubt why gaming influencers are at the peak in our country. हम यहाँ पे घिस घिस के पॉडकास्ट वीडियो बना रहे हैं, वो गेमिंग इन्फ्लुएंसर अपना गेम नहीं यार लाइक करेंगे लोग, डोंट वरी। बिल्कुल, तो होपफुली आपको इसमें काफी कुछ समझ आया होगा। एंड थैंक यू अभिषेक, आपने इतना टाइम दिया। एंड आप भी बताओ आपके फेवरेट शार्क कौन से, या आपको किस टाइप के बिजनेस पता है। एंड जल्दी हम अभिषेक को एक और पॉडकास्ट पे बुलाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।